स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनर सेल ट्रांजिशन। और इनर सेल ट्रांजिशन के वर्ड में इनर सेल का मतलब है इनर शेल्स, इनर ऑर्बिट्स। जैसे मैंने ये एटम ड्रा किया हुआ है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट जिसका नाम के रखेंगे, सेकंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, फोर्थ एन, KLMN, जो आके आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है ये कहीं पे स्कैटर्ड हो जाएगा और एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो जाएगा। जब एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो गया एटम से, तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस होल को फिल करने वाले के लिए क्या होगा, जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसको फिल कर देगा। अब ये हुआ क्या, डी एक्साइटेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन लोअर आया, तो डी एक्साइटेशन में एक्सरे फोटोन मिट होता है। इस एक्सरे फोटोन का नाम रख देंगे एक्सरे फोटोन। अब देखें, अब यहाँ पे होल आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में है। इसको फिल करने के लिए ये जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको लोअर को फिल कर देगा। जब इसको ये फिल करेगा तो इधर भी डी एक्साइटेशन हुई, तो डी एक्साइटेशन में एनर्जी मिट होती है, तो ये भी हाई एनर्जी फोटोन है, इसका नाम भी एक्स रख देंगे। और इसी तरह यहाँ पे फोटो आ जाएगी, होल क्रिएट हो जाएगा। इसको फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इधर भी एक्सरे मिट होगी। अब 3 एक्सरे रेडिएशन मिट हो रही हैं और ये हाई एनर्जेटिक होती हैं। अब ये हाई एनर्जेटिक क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लेट करते हैं हैवी एटम है। हैवी एटम के लिए मैं पहली एक पिछली बात रिपीट करता हूँ जो आप 20 चैप्टर में पढ़ कर आए थे। 20 चैप्टर में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक्साइट होता है, और जितनी इसको एनर्जी देंगे, लेट इसको 10 मेगा जूल एनर्जी दी, और 10 मेगा जूल एनर्जी ये अब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, और जब ये डी एक्साइट होगा तो 10 मेगा जूल एनर्जी इमिट करके डी एक्साइट हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी, लेकिन जब एमिट होगी, डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइट होगा, तो अब ये एमिट होगी तो ये एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी। तो देखिए एनर्जी की फॉर्म चेंज हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, और काइनेटिक एनर्जी मिली इस एटम के इलेक्ट्रॉन को, एक्साइट हुआ अब्जॉर्ब करके, फिर डी एक्साइट होगा, तो जब एमिट होगी डी एक्साइट होने में, तो ये एक्सरे फोटोन की फॉर्म में एमिट होगी। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे कि जितनी अब्जॉर्ब होगी उतनी एमिट होगी। लेकिन यहाँ पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से टक्कर कोलाइड करेगा, तो एटम का इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन था ये कहीं और पे चला जाएगा। अब ये डी एक्साइट हो रहा है, फिर दूसरा इसको फिल करके नीचे आ रहा है, फिर तीसरा फिल करके इधर आ रहा है। अब डी एक्साइटेशन हो रही है तो 3 एक्सरे मिट हो रही हैं। अब 3 एक्सरे की एनर्जी उतनी होगी जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे लेट कर लें 10 मेगा जूल काइनेटिक एनर्जी थी, और इसकी वजह से जब होल फिल होने से एक्सरे आई, इन तीनों एक्सरे की एनर्जी ऐड करेंगे तो ये भी 10 मेगा जूल होगी। यानी वही कंसेप्ट हमने इधर लगाया। अब ये हैवी एटम के अंदर है, तो हैवी एटम में चूंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को नॉकआउट एमिट करने के लिए और होल क्रिएट करते हैं, तो ये वेरी हाई होती है। वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है, तो जब एक्सरे मिट होती हैं ये भी वेरी हाई एनर्जी की एक्सरे मिट होती हैं। तो ये इधर हमने डेफिनेशन लिख ली। इनर शेल का तो हमने देख लिया, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल। जो इनर शेल से ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन मीन डी एक्साइट होता है, ठीक है, डी एक्साइट होना, ये इनर शेल ट्रांजिशन हो गया। अब एक्सरे क्या होता है, ट्रांजिशन इन हैवी एटम इमिट्स फोटोन ऑफ हाई एनर्जी इज कॉल्ड एक्सरे फोटोन। मतलब हाई एनर्जी फोटोन जो मिट हो रहे हैं यहाँ पे, इनको एक्सरे फोटोन्स कह रहे हैं। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कौन सी हैं, ये ही एक्सरे जो होल फिलिंग होने की वजह से आ रही हैं, इनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होंगी, इसी बेस पे इन एक्सरे का नाम रख देंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जब भी स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हो, तो इन एक्सरे का नाम क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। स्पेसिफिक का मतलब है कि हर किसी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है। मैंने कहा कि इधर 2 मिट हो रही हैं, λ1, λ2 और ये λ3, तो तीनों की जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट होगी, यानी स्पेसिफिक होगी, तो इस बेस पे इन एक्सरे का नाम रख देंगे ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक्सरे की। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी और साइंस में भी। बेसिकली जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कोई एटम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है तो वो एक्सरे टेक्निक से एक्सरे में बताती है। फिर आपने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो अरेंजमेंट रखी हुई है वो किस बेस पे है, वो भी एक्सरे ने हमें बताया। इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका पीरियोडिक टेबल समझे एक्सरे ने ही बनाया हुआ है। अब चलते हैं कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हम देखने लगे एक्सरे प्रोडक्शन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है,
तो ये इधर तो जस्ट हमने ये 2 डेफिनेशन देखी हैं, एक्सरे की और एक्सरे करैक्टरिस्टिक की। साथ ही ये एक्सरे प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए हमने ये ग्लास ट्यूब कंसिडर की हुई है। ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब है, इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, ये फिलामेंट है, इसके अंदर फिलामेंट हीट करेगा कैथोड को, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन मिट होंगे। ये रेड कलर के डॉट्स इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन हैवी एटम में पड़ते हैं, और यहाँ पे हैवी एटम हम कहेंगे ये टंगस्टन मटेरियल है और ये एनोड कहलाएगा, इधर कैथोड है। जो ही इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनर शेल ट्रांजिशन होगी। कौन सी इनर शेल ट्रांजिशन, जो भी मैंने आपको ये बताई कि इलेक्ट्रॉन फिल नीचे जब इधर होल क्रिएट होगा तो इधर होल को फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इधर होल आ जाएगा, इसको फिल करने के लिए दूसरा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। तो डी एक्साइटेशन हो रही है, यानी ट्रांजिशन हो रही है। तो इस दौरान एक्सरे फोटोन मिट होंगे, वो ये एक्सरे फोटोन मिट होना शुरू हो जाएंगे। यानी इसके अंदर की बातें हमने ये इधर की। तो ये जो एक्सरे मिट हो रही हैं, इनका नाम है करैक्टरिस्टिक एक्सरे। क्यों करैक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। अब इधर हम जो एक्सरे देख रहे हैं ये 2 तरह की होती है। फर्स्ट एक्सरे को हम कहते हैं के अल्फा एक्सरेज एंड सेकंड होती है के बीटा एक्सरेज। और इनकी जो एनर्जी होगी इसको कहेंगे ये काइनेटिक एनर्जी है और ये इक्वल होगी ईवी के। और यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का ईवी, वी फॉर इधर वोल्टेज है। देखें ये मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल आ रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये कोलाइड करेगा तो होल फिल होंगे, होल फिल होंगे तो होल फिल होते हुए क्या होंगे, एक्स एमिट होंगे। यानी यही काइनेटिक एनर्जी एज अ एक्सरे फोटॉन्स अपीयर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो एज अ एक्सरे फोटॉन्स अपीयर होगी। अब देखें यहाँ पे ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखें हम देखना चाहते हैं ये के अल्फा एक्सरे क्या होती है। आपको बोहर मॉडल पढ़ाया था 20 चैप्टर में। बोहर मॉडल के मुताबिक जो एक्सरे मिट होती हैं या रेडिएशन ये जो मिट हो रही है ये होता है हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। तो देखिए मैं फर्स्ट स्लाइड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जंप किया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के है और दूसरे ऑर्बिट का नाम एल है। तो एल हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है। तो ये आ जाएगा ई एल माइनस ई के, सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी। तो माइनस करेंगे तो ये इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी आ जाएगी। और इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी को हम एच एफ भी लिख दें और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे के अल्फा, ठीक है। और ये साथ इधर वैसे लिख देंगे ई एल हाई एनर्जी माइनस ई के लोअर एनर्जी। अब के बीटा देखते हैं। के बीटा का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है और होल को फिल करता है तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला होगा ई एनर्जी इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को लिखेंगे ई एम, थर्ड ऑर्बिट का नाम एम होता है और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नाम के है तो के ई के, हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी। तो इधर एच एफ लिख देंगे एनर्जी की जगह और सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे के बीटा, और ये दूसरी तरफ वैसे लिख देंगे ई एम माइनस ई के। अब ये थर्ड ऑर्बिट एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी करेंगे तो अब जो रेडिएशन मिट होंगी उनको कहेंगे के बीटा एक्सरे। तो कंसेप्ट याद रखना है, अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को फिल कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो के अल्फा, अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डी साइड हो रहा है तो इसको के बीटा कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं कंटिन्यू एक्सरेज। कंटिन्यू एक्सरे क्या होती हैं, देखें वही डायग्राम है, उसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। ये एक्चुअली डायग्राम इधर से आ रही है। ये रेड कलर के जो स्पॉट हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ रहे हैं टंगस्टन मटेरियल की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करेंगे तो इसके अंदर की वाली डायग्राम ये वाली बनी हुई है। अब देखिए, अब दूसरा केस जिसमें कंटिन्यू एक्सरे पा रही हैं, अब क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ की तरफ आएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन के एटम से रिपेल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव है और एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव है। तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल होंगे। तो रिपेल होने से क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होगी। जब स्पीड स्लो डाउन होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। ये किसने कहा, ये वेव थ्योरी ने कहा था। 16 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं। स्लो डाउन होने को डिसलेशन भी कहते हैं, एक्सलेशन भी कहते हैं। चूंकि स्लो डाउन हो रहा है तो इसका नाम डिसलेशन रख देते हैं। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पे फॉल करेगा, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और एटम के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, तो रिपल्सन होगी। स्लो डाउन होने का मतलब डिसलेशन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी। ये वेव थ्योरी कहती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होगी, कंटिन्यू एक्सरे होगी। अब कंटिन्यू एक्सरे होगी तो ये देखें अब 2 रेडिएशन आ रही है। एक मैंने पहले क्या कहा था
कि जब ये इसे कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन एटम से आउट हो जाएगा तो होल फिल होना शुरू हो जाएंगे। होल फिल होने से जो एक्सरे निकल रही थी इसका नाम क्या रखा था, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में 2 टाइप्स हैं, के अल्फा एक्सरे एंड के बीटा एक्सरे। लेकिन अब क्या हो रहा है, दूसरा फिनोमेना ये भी हो रहा होगा, कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन नेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहा होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी, उनका नाम रखेंगे कंटिन्यूस एक्सरे। अब देखें दूसरा केस जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें कंटिन्यू एक्सरे आ रही है, स्लो डाउन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर 1 कूलियम में एनर्जी लॉस्ट कर दे तो फिर क्या होगा। देखिए मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन आया और ये रिपेल कर रहा है और रिपेल करते करते एक ही कूलियम में स्टॉप हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ आता है, स्टॉप होता है, तो क्या होगा, इस दौरान जो एक्सरे निकलेगी यहाँ से स्लो डाउन होने से वो हाईएस्ट एनर्जी की होगी। वो हाईएस्ट एनर्जी की होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जब ये स्लो डाउन हो गया एक ही कूलियन में, ठीक है, तो स्लो डाउन होने से यही काइनेटिक एनर्जी एज अ एक्सरे अपीयर हो जाएगी। तो वो जो एक्सरे अपीयर होगी उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये अब कंटिन्यूस एक्सरे के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो कि एज अ काइनेटिक एनर्जी एज अ एक्सरे एनर्जी अपीयर हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी चूंकि वेरी लार्ज है, एक ही कूलियन में सारी एनर्जी अपीयर हो जाती है एक्सरे की एनर्जी में, तो एनर्जी लार्ज, तो एक्सरे क्या होंगी, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो वेरी शॉर्ट होंगी। अगर नंबर ऑफ कूलियंस होती हैं, मतलब पहली कूलियन में थोड़ी एनर्जी लॉस की, फिर दूसरी कूलियन करता है, फिर एनर्जी लॉस करता है, फिर तीसरी कूलियन करता है, फिर बाकी रिमेनिंग एनर्जी लॉस करता है, मतलब एक ही कूलियन में स्टॉप नहीं होता, रिपेल हुआ, पहली कूलियन में थोड़ा सा रिपेल हुआ, फिर रिपेल हुआ, स्टॉप हुआ, फिर रिपेल हुआ, स्टॉप हुआ, कंप्लीट तीसरी कूलियन में कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कूलियन से हर कूलियन में, पहली कूलियन में इसने एक्सरे मिट की तो वो कम एनर्जी की होगी, फिर दूसरी कूलियन में एनर्जी मिट की वो भी कम, तीसरी कूलियन में कम, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा तो कम। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे 3 कूलियन हुई तो 3 एक्सरे निकलेंगे और तीनों की अब एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पहले एक ही कूलियन में मिट हो रही थी तो वो ही सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एज ए एक्सरे एनर्जी अपीयर हो रही थी। अब 3 कूलियन में मिट हो रही है तो वही काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो 3 एक्सरे में डिवाइड हो जाएगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी हर एक्सरे की, तो एक्सरे की वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2 फिनोमेना हो रहे हैं, एक होल फिलिंग हो रहा है जिसके लिए जब होल फिलिंग होने से इलेक्ट्रॉन मिट हो, और सॉरी होल फिल होने से जो एक्सरे मिट होती है इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा, और जो डिसलेशन से स्पीड स्लो होने से जो एक्सरे मिट होती है उसको हमने क्या कहा, कंटिन्यू एक्सरे का। और कंटिन्यू एक्सरे जो मिट होती हैं स्लो डाउन होने से, इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रिमस्टॉलिंग, या हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रिमस्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। अब आ जाए, ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है ये आपकी बुक में बना हुआ है, ये ग्राफ में जो पीक्स वैल्यू आ रही हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को शो करेंगी, यानी के अल्फा और के बीटा, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं जिसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। और ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाला सारा, ये सारा पोर्शन कंटिन्यूस एक्सरे को शो करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की पीक किस पे आ रही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर आ रही है। और यहाँ पे देखें ये सबसे कम वेवलेंथ आ रही है, तो इधर मैं लिख दूंगा मिनिमम वेवलेंथ, फिर आगे इसी तरह चलते जाएं तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ये था वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स अब हम देखने लगे हैं लेज़र, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पे भी आप 4 स्टार लगा लें। लेज़र की हम डेफिनेशन देखेंगे। लेज़र कहते हैं इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिट डायरेक्शन कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेज़र। अब इसमें इंटेंस का मतलब हाई इंटेंसिटी हो, और मोनोक्रोमेटिक में मोनो मीन वन, क्रोमेटिक मीन कलर, वन कलर की हो, यानी इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे एक वेवलेंथ वाली हो। अगर मैं सनलाइट की बात करूँ ना उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 वेवलेंथ होती हैं, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। अगर मैं वैसे बात करूँ रेड लाइट है सिर्फ, तो वो मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है, एक कलर है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक हो गया। यूनि डायरेक्शन मीन एक डायरेक्शन में ट्रैवल करे। कोहेरेंट का फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, अगर मैं कहता हूँ ये 2 बीम्स हैं और दोनों सेम लेवल से स्टार्ट हो रही हैं तो ये कोहेरेंट है। अगर मैं कहता हूँ ये 2 बीम्स हैं और दोनों में एक लेवल नहीं है, लेकिन जो इनके दरमियान लेवल का डिफरेंस आ रहा है वो कितने एंगल का है, 90 डिग्री का, और ये 90 ही रहे। यानी मैं कहता हूँ ये 2 बीम्स है इस तरह से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनके दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, ये एंगल 90 का आ रहा है, और जब ये ट्रैवल करती जाएंगी तो इनके दरमियान ये एंगल का डिफरेंस यही रहेगा। तो ऐसी बीम या तो 0 हो एंगल डिफरेंस, या जो भी हो एंगल डिफरेंस उनके दरमियान वो वही रहे, तो इनको कहेंगे कोहेरेंट बीम। तो ये डेफिनेशन होगी। अब इसका एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम कहते हैं ये कहाँ से ओरिजिन वर्ड आया है लेज़र का। तो लेज़र में लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड है, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। तो इसको जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय, तो बाय आप खुद से लगा देंगे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन
ऑफ आप खुद से लगा लेंगे, इधर बाय आपने लगा लेंगे, इधर ऑफ लगा देना है। तो पढ़ेंगे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक हो गया। अब वर्किंग पे चलते हैं। तो बच्चों इसकी वर्किंग 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 स्टिमुलेटेड एमिशन, नंबर 2 पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये दोनों क्या होती हैं इसी को हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने से पहले हम इधर पढ़ेंगे इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, लेट करते हैं ये एक्साइटेड स्टेट E1 है और ये ग्राउंड स्टेट E1 है और ये एक्साइटेड स्टेट E2 है। और जैसे कि हम ड्रा करते हैं एटम है, एटम का न्यूक्लियस होता है और ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसकी एनर्जी E1 और ये सेकंड ऑर्बिट जिसकी एनर्जी E2 है। तो यही फर्स्ट एनर्जी लेवल को यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, सेकंड एनर्जी लेवल को ये E2 ड्रा किया हुआ है। अब देखें एटम ग्राउंड स्टेट में है, यानी एटम ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाए तो इसको कहते हैं एटम एक्साइट हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो किसको कहते हैं एटम ग्राउंड स्टेट पे है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया हायर ऑर्बिट में चला जाए तो इसको कहते हैं एटम एक्साइटेड है। तो अभी देखें ये मैं कहता हूँ कि ये एटम ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। अब इसको एनर्जी दी, ये फोटोन दिया इस एटम को, कितनी एनर्जी दी E2 - E1। तो कहाँ तक की एनर्जी दी है, E2 तक ही दी है। तो ये एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करके E2 तक ही एक्साइट होगा। अब ये एटम यहाँ पे आ चुका है, एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ पे आ गया, अब एक्साइट हो गया। अब इसने होना है डी एक्साइट, वापस आना है, ट्रांजिशन करनी है। तो ये दो तरह की होगी, नंबर 1 स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी या स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। अब ये रिटर्न कैसे होगा, लेट ये देखें ये एक्साइटेड स्टेट पे है, तो अब इधर आ जाए दूसरी डायग्राम में। अब इसने डी एक्साइट होना है, तो ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम के स्टे करने का जो टाइम होता है वो होता है 10⁻⁸। इतना टाइम होगा कंप्लीट तो एटम या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद क्या हो जाता है, डी एक्साइट होता है। तो सपोज ये इतना टाइम कंप्लीट हुआ और इतना टाइम के बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद खुद ब खुद डी एक्साइट हो गया। तो डी एक्साइट होगा तो आपको पता है डी एक्साइट होने से यहाँ से रेडिएशन इमिट होंगी। अब यहाँ पे ये रेडिएशन इमिट होगी, इसको कहेंगे ये लाइट है। और ये जब डी एक्साइट हुआ तो खुद ब खुद डी एक्साइट हो रहा है इतने टाइम के बाद, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइटेड स्टेट में है और इतना टाइम अभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन हमने क्या किया, फोटोन प्रोवाइड कर दिया। और कितना फोटोन प्रोवाइड किया, E2 - E1। अब कहाँ तक एनर्जी दी है, E2 तक ही। और ये एटम या इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी E2 में था, तो ये एनर्जी फोटोन जब इसको मिलेगी तो ये अब्जॉर्ब करके और अपर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो दी हमने वो E2 तक ही दी है, तो ये पहले ही E2 में है। तो ये एनर्जी बेसिकली इसको स्टिमुलेट करेगी डी एक्साइट होने के लिए। तो स्टिमुलेट करेगी डी एक्साइट होने के लिए, तो ये डी एक्साइट हो जाएगा। अभी टाइम 10⁻⁸ पूरा हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही हमने फोटोन प्रोवाइड किया, ये स्टिमुलेट हुआ, डिस्टर्ब हुआ और ये नीचे डी एक्साइट हो जाएगा। अब जब ये डी एक्साइट होगा तो अगेन ये फोटोन एमिट हुआ है। अब देखें पहले खुद ब खुद टाइम पूरा होने के बाद खुद ब खुद डी एक्साइट हो रहा था, जिसका नाम स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जो लाइट एमिट कर रही है। लेकिन अभी दूसरे में क्या कहा, टाइम पूरा ही नहीं हुआ तो फोटोन प्रोवाइड किया तो ये डी एक्साइट होगा, स्टिमुलेट किया डी एक्साइट करने के लिए। अब जो मिशन होगी इसको कहेंगे स्टिमुलेटेड मिशन। ये जो स्टिमुलेटेड मिशन है ये बेसिकली लेजर का प्रिंस वर्किंग में आएगा। और दूसरा क्या आता है, पॉपुलेशन वर्जन। पॉपुलेशन वर्जन क्या होती है इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। तो इसके लिए हम एटम कंसिडर करते हैं, ऐसे एटम्स जिनमें 3 स्टेट्स होती हैं, E1, E2 एंड E3। E1 ग्राउंड स्टेट है, E2, E3 दोनों एक्साइटेड स्टेट हैं। अब देखें लेट करते हैं कि इधर जो ग्राउंड स्टेट है इसमें 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और हमने इन एटम्स को फोटोन प्रोवाइड किया कितनी एनर्जी का, E3 - E1 का। तो E3 तक की एनर्जी प्रोवाइड की है। तो ये अब तमाम एटम्स एक्साइट होके कहाँ पे आ जाएंगे, E3 में आ जाएंगे, E2 में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी हमने E3 तक ही दी है। तो ये एटम्स E3 तक आ जाएंगे। अब मैं ये एटम्स ये लेट कर लेता हूँ, ये 3 एटम्स ऊपर ये एक्साइटेड स्टेट E3 में आ जाएंगे। अब आपको पता है ये एक्साइटेड स्टेट में इधर रहने का टाइम कितना है, 10⁻⁸। तो इतना टाइम कंप्लीट होगा तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये एक्साइटेड स्टेट E2 में आ जाएंगे, ना कि E1 में आएंगे। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो ये डायरेक्ट E1 में आ जाएं। तो इससे पहले क्या होगा, E3 से E2 में आएंगे। अब E2 में आ गए और ये E2 में रहने का टाइम इधर होता है 10⁻³ सेकंड।
ठीक है। अब ये ऐसी स्टेट जिसमें 10⁻³ रहने का टाइम हो एटम के लिए, उसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो E2 का नाम हमने मेटास्टेबल स्टेट रख दिया। और E2 में जो एटम्स आ रहे हैं इनका नाम रखेंगे N2, और E3 में जो एटम्स आएंगे इनका नाम E3, और जो E1 ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं उनका नाम N1 है। यानी N1 नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, N2 नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2, E3 क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट E3। तो अब जरा देखें यहाँ पे टोटल कितने थे, 6 थे। तो 6 में से 3 तो ये ऊपर एक्साइट हो गए। अब पीछे रिमेनिंग कितने रह गए, इधर 3 रह गए, और 3 इधर आए थे एक्साइटेड में, और यहाँ से भी ये कहाँ आ गए, अब ये यहाँ से भी कहाँ पे चले गए, E2 में आ गए। अब देखें अभी इधर टाइम, ये जो E3 है ना 10⁻³ ये ग्रेटर है। मैं इधर लिख देता हूँ 10⁻³ सेकेंड इज मच ग्रेटर देन 10⁻⁻8। तो क्या होगा, अभी इधर एटम स्टे करेंगे, उतनी देर में क्या होगा, ये मैं लेट करता हूँ, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन ये एटम ये भी क्या कर जाएंगे, ये ऑक्साइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये इधर आने के बाद ये टाइम कंप्लीट होगा, फिर ये भी कहाँ पे आ जाएंगे, E2 में आ जाएंगे। और अभी तक ये 10⁻³ टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, उतनी देर में क्या हुआ, ये और 2 एटम इधर आ गए। अब इधर कितने इकट्ठे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। अब 5 हो गए तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अब पहले तो इधर देख लेते हैं इधर कितने रह गए ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में देखें इधर सिर्फ 1 रह गया है, और बाकी 5 किधर आ गए, E2 में आ गए। तो देखें इधर N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी क्या है, N1 क्या है नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट E1, और N2 क्या है नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट E2। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्राउंड मेटास्टेबल स्टेट के एटम्स ग्राउंड स्टेट के एटम से ज्यादा हो जाएं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, इन्वर्जन मीन उलट हो जाना। तो इधर उलट आबादी होगी, पहले इधर 6 एटम थे ग्राउंड में, लेकिन अब 5 इधर हो गए एक्साइटेड स्टेट E2 में। तो एक्साइटेड स्टेट E2 में नंबर ऑफ एटम से ग्रेटर हो गए ग्राउंड स्टेट के एटम से, तो इस समझ को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन होगी क्या, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2 आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट E1 आर कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब देखें जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो अब लेजर एक्शन रेडी हो चुका है। अब लेजर एक्शन क्या है, लेजर एक्शन में हमने क्या करना है, फोटोन प्रोवाइड करना है। उस पर फोटोन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगी। अब यहाँ से ना मैं फोटोन प्रोवाइड करता हूँ इन 5 एटम्स को। लेट ये मैंने फोटोन प्रोवाइड किया, और इसकी जो एनर्जी है मैं ये लेट कर लेता हूँ, इसकी एनर्जी है E2 - E1। अब जो इन 5 एटम्स को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ तक की कर रहे हैं, E2 तक ही कर रहे हैं। E2 - E1 है, यानी E2 तक ही है, तो ये मजीद एक्साइट नहीं होगा क्योंकि ये पहले E2 में है। तो ये जस्ट ये वाला फोटोन इनको डिस्टर्ब करेगा, यानी स्टिमुलेट करेगा। और जब स्टिमुलेट होंगे तो ये तमाम सारे के सारे फोटोन यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये डी एक्साइट होंगे। 1 2 3 4 और ये 5 जब फोटोन डी एक्साइट होंगे तो 5 यहाँ पे 5 एटम जब डी एक्साइट होंगे तो 5 फोटोन यहाँ से एमिट होंगे। 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 मिट हो रहे हैं, और 6 वाला वो हो जाएगा जिस फोटोन ने इनको क्या किया, स्टिमुलेट किया। ये छठा ये वाला आ जाएगा स्टिमुलेट करने वाला। अब ये सब की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, जिसको कहेंगे यूनि डायरेक्शन। ये हमने डेफिनेशन में कहा था लेजर लाइट यूनि डायरेक्शन होती है, और सब एक ही लेवल से आ रही हैं तो कोहेरेंट भी हैं, और एक ही कलर की होंगी, रेड कलर की है तो ये मोनोक्रोमेटिक है। और इसमें हम कहते हैं कि ये हाई इंटेंस होती है, मतलब ये 6 बीम इकट्ठी मिल गई हैं तो इंटेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ये लेजर लाइट अमिट होगी। लेजर लाइट कब अमिट होती है, पहले पॉपुलेशन वर्जन हो, N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी मेटास्टेबल स्टेट, दूसरी को नाम मेटास्टेबल स्टेट रखा है। मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद लेजर एक्शन रेडी हो जाएगा। इसमें एक्शन होने लगा, क्या हम फोटोन प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल, वो इनको स्टिमुलेट करेगा, सारे इकट्ठे डी एक्साइट होंगे। तो क्या होगा, ये क्या होगा, स्टिमुलेट इमिशन से फोटोन मिट होंगे, उनको कह देंगे ये लेजर लाइट है। अब नीचे मैंने डायग्राम ये ड्रा की हुई है। ये जो है ना, ये बेसिकली ट्यूब है, ट्यूब में ये गैसेस हैं, ये कोलाइड करेंगी तो ये इस ट्यूब के अंदर ये सारा फिनोमेना हो रहा होगा, और ये सारी सिल्वर्ड है, यानी ये रिफ्लेक्टेड लेयर है। ये आधी सिल्वर्ड है, आधी ट्रांसपेरेंट है। जो इधर से लेजर मिट होंगी ना, वो इस रास्ते से बाहर आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखने लगे हीलियम नियॉन लेजर। अब इस पे 2 स्टार लगा लें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है अलग से लॉन्ग क्वेश्चन, और ये सारी बातें जो हमने इधर पढ़ी ना इसमें यूज होनी है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है। तो हीलियम नियॉन लेजर मैंने ये ट्यूब बनाई, इसमें लेट करते हैं कि 85% हीलियम गैस होती है और 15% इसमें नियॉन गैस होती है, और नियॉन गैस में लेजर एक्शन होना है। जिसमें लेजर एक्शन हो उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं। तो नियॉन गैस में एक्टिव मीडियम होता है, यानी इसमें लेजर एक्शन होगा। अब होगा क्या, ये हाई वोल्टेज इधर प्रोवाइड करेंगे, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है
हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये हीलियम एटम क्या हो जाएंगे, हीलियम के एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और कितनी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हो जाएगी 20.61 हो जाएगी, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब ये हीलियम एटम कोलाइड करेंगे नियोन एटम के साथ। जब नियोन एटम से कोलाइड करेगा तो ये हीलियम अपनी ये इतनी एनर्जी 20.61 नियोन एटम को प्रोवाइड कर देगा, प्लस साथ अपनी 0.05 काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या होगा, हीलियम के एटम भी एक्साइट हो जाएंगे और नियोन के एटम भी एक्साइट हो जाएंगे। तो नियोन के एटम की जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 26.66। देखें ये 20.61 है, ये कम है, और ये 20.66 ये ज्यादा है। कितनी ये ज्यादा है, 0.05 ज्यादा है। और वो कहां से ज्यादा आई, वो हीलियम एटम ने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको एक्स्ट्रा साथ प्रोवाइड की, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी ज्यादा। और वैसे भी देखें ये लाइन थोड़ी सी ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे है, मतलब नियोन एटम में एक्साइटेड स्टेट थोड़ी सी ऊपर होती है। अब ये इस वक्त एटम कहां पे है, मेटास्टेबल स्टेट में है। तो देखें पहले 3 एटम किस में थे, ग्राउंड स्टेट में थे, E1 में थे। अब ये एक्साइटेड स्टेट में कहते हैं ये E2 में आ गए, यानी मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। अब ये 2 तो ऊपर चले गए, तो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ क्या रह गए, 1 रह गए, और मेटास्टेबल स्टेट में कितने रह गए, 2 रह गए। तो मेटास्टेबल स्टेट में एटम ज्यादा हो गए हैं, तो यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। अब इसके भैया क्या करेंगे, ये डीएक्साइड होंगे, डीएक्साइड होके ये इस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। इस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब डीएक्साइड होंगे तो यहाँ पे लेजर लाइट इमिट होगी, ये रेड कलर की लाइट होगी। ये हीलियम नियोन से जो लाइट इमिट होती है ये रेड लाइट की होती है। इस रेड लाइट की जो एनर्जी होती है ये हम कहते हैं 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इस रेड लाइट की जो वेवलेंथ आती है ये है 632 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये होती है। ये लेजर लाइट इमिट होगी। ये सारा फिनोमेना जो हमने लेजर में जनरल पढ़ा वो हमने एक एग्जांपल में देख लिया, लेजर नियोन हीलियम नियोन लेजर में। ये जो छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे लेंस पकड़ के वो बनाते हैं, दीवार पे कैट बन जाती है, फ्लावर बन जाता है, वो रेड कलर का होता है, रेड कलर की बीम होती है। तो वो बेसिकली इतनी छोटी सी ट्यूब, इधर वो हमने बड़ा करके इसको समझा हुआ। ये सारी वो जो बच्चे लेजर लाइट छोटे से खिलौने के तौर पे यूज करते हैं वो सारा प्रिंसिपल उसमें ये यूज हो रहा होता है। तो बच्चों ये हमने देखी।